नमस्कार मित्रों, परिजनों, सभी को भावगंगा के इस 94वें अंक में 94th अंक में आपका स्वागत है। आज कुछ बहुत ज़रूरी बातें करने के लिए हैं और वो आशुतोष जी के एक प्रश्न के उत्तर के रूप में। उन्होंने कल जो हम लोग बात कर रहे थे उसी पर एक प्रश्न पूछा था, जो मैंने कल शुभकामनाएं दी थी कि जनता जीत जाए चुनाव में और नेता हार जाएं, पार्टियां हार जाएं, गलत एलिमेंट्स, गलत तत्व हार जाएं। इस पर उनके प्रश्न हैं, उनका प्रश्न है, उस पर चर्चा करें। और उस पर चर्चा आज और ज़्यादा समीचीन है क्योंकि कल तमाम सारे एग्ज़िट पोल के नतीजे भी आए हैं, तो और महत्वपूर्ण हो गई है यह चर्चा। इसके पहले हम लोग कल और परसों के अंक पर आशुतोष जी के और भुवनेश्वर जी के जो कमेंट्स आए हैं वो भी आपके सामने रखना चाहेंगे कि भावगंगा सुनकर इसमें अवगाहन करके मन में क्या हलचल होती है लोगों के, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे भुवनेश्वर जी ने परसों की भावगंगा पर, जिसमें एक यूक्रेन के स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा की गई थी, उस पर लिखा है, आज यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए हैं यह उनकी मजबूरी है और इसका कारण हमारी व्यवस्था की ढिलाई है। आपने कारण भी स्पष्ट कर दिया कि ये उच्च आसन पर बैठे लोग सरकारी कॉलेजों को बढ़ावा न देकर खुद के मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर कमाई कर रहे हैं और फीस इतना ज़्यादा है कि बच्चे जान हथेली पर लेकर बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। जब तक लोग धरती और पर्यावरण से जुड़ाव को अपना धर्म नहीं मानेंगे तब तक ऐसे ही अहंकार में युद्ध होते रहेंगे। युद्ध उसी दिन बंद होगा जिस दिन एक दूसरे के प्रति संवेदना के भाव आएंगे, और इस मंच से आप हमेशा यही संदेश देते हैं। कल के प्रोग्राम पर कल की भावगंगा पर भुवनेश्वर जी ने लिखा था, आज की भावगंगा को सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रकृति और वनस्पतियों के बीच रहकर आनंद आता है और ये हमारे बोझ को हर लेती हैं क्योंकि ये देवता हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि इनके छत्र छाया में रहने वाला संवेदनशील भी हो जाता है। इसका उदाहरण हम लोग खुद देख रहे हैं। ये उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में 35-40 साल से रह रहे हैं। इसका उदाहरण हम लोग खुद देख रहे हैं पिछले 35 वर्षों से। यहाँ अधिकतर आदिवासी समाज है और आपको बता दूं कि ये लोग इतने सीधे साधे होते हैं कि यहाँ कभी भी मर्डर की खबर नहीं सुनने को मिली पिछले 35 वर्षों में। एक दो हुआ भी तो गलती से पी कर कुल्हाड़ी से। वही अपने यूपी बिहार में तो आप अखबार उठाकर देख लें, रोज़ 2-3 मर्डर की खबर पढ़ने को मिल जाएगी। आज एक और अद्भुत हाइकू सुनने को मिली, ईश्वर को माफ़ करने संबंधित। आशय जानकर खुशी हुई। भुवनेश्वर। आशुतोष जी ने कल की भावगंगा पर जो लिखा है उसको आपके सामने रखकर हम उनका प्रश्न आपके सामने रखते हैं, फिर उस पर चर्चा। आदरणीय सर, आज की भावगंगा का 93वां अंक बहुत अच्छा लगा। अंक के अंत में आपने ये कहा कि 10 तारीख को आने वाले चुनावों के परिणाम में सारे नेता, माफिया, पार्टियां हार जाएं, बस जनता की जीत हो। ये मैंने शुभकामना दी थी। आदरणीय सर, जब सारे माफिया, बदमाश, अनीत और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग ही अधिकांशतः इस चुनाव में खड़े हैं, तो ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि सारे की जनता जीत जाए? इसमें किसकी जीत होगी? इसमें जीत तो अंत में माफिया, बदमाशों की ही होगी। इसमें जनता की जीत कैसे हो सकती है? तो बहुत महीन बात है। इसका उत्तर वह मैं आपके सामने अभी विस्तार से रखूँगा। इसको मैंने अपने अंग्रेजी के नावल में भी रखा है और
जो संविधान की पुस्तक है जागो गणराज्य जागो, उसमें भी रखा है। और हर जगह मैं शुरू में तो मैं इस पर तमाम सारे सेमिनार्स कराया करता था जब ये किताबों में नहीं आया था, तमाम सेमिनार्स में, और उसमें बड़े उत्साहवर्धक नतीजे भी आते थे। लोगों का माइंड परिवर्तन हो जाता था जब पूरी बात सुनते थे। तो इसमें जीत तो अंत में माफिया बदमाशों की ही होगी, इसमें जनता की जीत कैसे हो सकती है? ये सब ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया से बातें और सुस्पष्ट हो जाएंगी। सादर प्रणाम सर, ये तो उनका प्रश्न है। उनके प्रश्न पर चर्चा पे आऊँ उसके पहले कल हमारी शाम को ह्यूमन वैल्यूज़ का भी प्रोग्राम हुआ था। जो ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स का यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से चर्चा होती है शाम को 7 बजे से। कल उसका एक तरह से जो सिलेबस है उसका अंतिम सत्र था, जो ह्यूमन वैल्यूज़ को जहाँ जब प्रोफेशंस अपने एथिक्स में कैसे अपनाएं, अपने ज़िंदगी में कैसे अपनाएं, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कैसे एथिकल हों, ह्यूमन वैल्यूज़ का कैसे इनपुट वहाँ साथ में रखें, इसी पर विस्तार से अंतिम उनके लास्ट यूनिट की आखिरी चर्चा थी। उस पर मेरी जो बातचीत हुई उस पर आशुतोष जी की प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आदरणीय सर, आज का ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का यह अंक अद्भुत रहा है। सर, इस श्रृंखला के अंत में आपने जो इंसिडेंट्स, जो अपने घटना या अनुभव अपने भाव से व्यक्त किया, वह आंखें नम करने वाला है, वह आंखें नम करने वाला है। इसको जो भी सुनेगा वो निश्चित रूप से भावुक हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां हम सब के जीवन में न जाने कितनी ही बार बरबस आ जाती हैं और हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हम कुछ सोच समझ नहीं पाते कि हम यहाँ क्या करें। आपने जो निर्णय लिया वह अद्वितीय है, आपने जो निर्णय लिया वह अद्वितीय है। मुझे यह श्रृंखला के अंत का ऐसा अंत बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक लगा और यह आपकी संवेदनशीलता के चरमोत्कर्ष को परिलक्षित करता है। इस श्रृंखला का समापन वैसे ही भावुक कर देने वाला था, लेकिन इस तरह से होना भावुक पलों को और भी भावुकता से भर गया। सादर प्रणाम सर, शुभ रात्रि। अगर आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऐसा किस घटना के बारे में लिखा, तो उस घटना का जिक्र मैंने कभी भावगंगा में भी किया है शायद, लेकिन आप अगर ताज़ा सुनना चाहें तो कल का जो 93वां अंक, कल का जो 19वां अंक ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स का है, वो फेसबुक पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उसको ज़रूर सुनिएगा तो आपको आनंद आएगा। और अब उनके प्रश्न का उत्तर कि ये कैसे हो सकता है कि जब सभी गुंडे, माफिया, बदमाश यही सब खड़े हैं उसमें जनता कैसे जीत सकती है? उसमें तो वही जीतेंगे, उन्हीं में से जीतेंगे। इक्के दुक्के छोड़ दीजिए, जैसे स्वामी डॉक्टर विनय जैसे लोग जो नए प्रयोग के रूप में हम लोगों ने कंटेस्ट कराए हैं, जो बिल्कुल शुद्ध, उत्तम और अद्भुत समाज सेवी हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर इक्का दुक्का जीतेंगे भी तो इससे जनता कैसे जीतेगी? अधिकांश सीटों पर तो गुंडे, माफिया या बदमाश या धर्म जात का खेल खिला करके लूटने वाली पार्टियां ही जीतेंगी। इसका एक हल है, एक ही हल है, और मैंने शुभकामना यही दी थी कि वही हल हो जाए। पूरे 5 राज्यों में वही हल घटित हो जाए। अब इसका विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। ये हल कैसे घटित होता है? और वो है भारत के संविधान में लोकसभा या विधानसभाओं के समय अवधि के बारे में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होता है। संविधान में लिखा हुआ है कि
चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। तो संविधान निर्माताओं ने विघटन की ऐसी संभावनाओं को पहले ही जान लिया था, इसलिए प्रावधान किया था कि यदि सभा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो 5 साल तक बनी रहेगी। अन्यथा ये वे संविधान में लिखते कि हर हाल में 5 साल तक बनी रहेगी। तो उन्होंने विघटन की संभावनाएं पहले ही देख ली थी। यदि सभा में लोग जिन उद्देश्यों के लिए चुनकर गए हैं वह काम न कर रहे हों या कर न पा रहे हों तो सभा 5 वर्ष के पहले ही भंग कर दी जाए और मध्यावधि चुनाव हो जाएं, इसकी संभावना उन लोगों ने पहले देखी थी। और मध्यावधि चुनाव के बारे में जनता में तरह तरह की भ्रांतियां हैं तथा भ्रम फैलाया गया है। यह सच है कि सामान्य स्वस्थ जीवंत और जिम्मेदार लोकतंत्र में यही अच्छा होता है कि विधानसभा और संसद अपने पूरे कार्यकाल तक 5 वर्ष तक बनी रहे। लेकिन यदि लोकतंत्र बीमार है, प्रत्याशी वोट खरीद रहे हैं, वोट जाति धर्म क्षेत्र या किसी सीमित स्वार्थ से प्रेरित होकर पड़ते हैं, लोग पैसे शराब पर वोट दे रहे हैं, तो लोग राजनीति में प्रवेश करने से डरते हैं। जेलों में रहते हुए भी माफिया चुनाव लड़ जाते हैं और लड़ रहे हैं और कभी कभी चुने भी जा रहे हैं। तब जल्दी होने वाले चुनाव और त्रिशंकु संसद और विधानसभाएं देश के लोकतंत्र को पुनः स्वस्थ और क्रियाशील बनाने का एकमात्र उपाय है। त्रिशंकु संसद और विधानसभाएं देश के लोकतंत्र को पुनः स्वस्थ और क्रियाशील बनाने का एकमात्र स्वाभाविक उपाय है। जयप्रकाश नारायण अपने टोटल रिवॉल्यूशन में डिमांड कर रहे थे कि जनता को राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अगर विधानसभा या संसद गलत दिशा में जा रही है, पब्लिक के मुद्दों को छोड़ करके भटक रही है, जाति धर्म का खेल खेल रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार काम नहीं कर रही है, अंत्योदय जो आखिरी व्यक्ति समाज में भय पड़ा हुआ उसकी देखभाल नहीं कर रही है, हम भारत के लोग जो बेसहारा या संकट में चाहे विदेश में या देश में हैं उनकी देखभाल नहीं कर रही है, तो ऐसी सरकारों को पब्लिक को रिकॉल करने का हक होना चाहिए। खैर, वो विधानसभा और संसद में डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली तो यह है ही। मध्यावधि चुनाव उसका विकल्प है, या ऐसी हम त्रिशंकु सरकारें बनाएं जो अगर इतनी गड़बड़ करने लगे तो आपस में बिखर जाएं, टूट जाएं और फिर से चुनाव होने लगे। वैसे राइट टू रिकॉल गांव पंचायतों के को दे दिया गया है। गांव पंचायतों में अगर जनता ये देखती है कि 2 साल तक देखने के बाद कि प्रधान या गांव सभा ठीक से काम नहीं कर रही है गांव पंचायत, तो वह उन्हें अपने सामान्य मीटिंग कॉल करके सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के, और कोरम भी ज़्यादा नहीं है, मैं उसको पढ़ देता हूँ आपके सामने। प्रधान और गांव पंचायत का निष्कासन। गांव सभा विशेष रूप से बुलाई गई मीटिंग में जिसकी नोटिस 15 दिन पहले दी गई हो, प्रधान को गांव सभा के उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से निकाल सकती है। ये धारा 14 पंचायती राज एक्ट में अब आ गया है, जो कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद जब गांव पंचायतों की सरकार का दर्जा मिल गया और उनको विषय निर्धारित हो गए, तब धारा 14 के अंतर्गत निकाल सकती है। तो उसका ए, गांव सभा के सदस्यों की 1/3 संख्या उपरोक्त मीटिंग के लिए कोरम या न्यूनतम संख्या होगी। गांव सभा के सदस्यों की 1/3 संख्या उपरोक्त मीटिंग के लिए कोरम या न्यूनतम संख्या होगी। दूसरा,
प्रधान को हटाने के लिए मीटिंग प्रधान का कार्यकाल शुरू होने के 2 साल के अंदर नहीं बुलाई जाएगी। और तीसरा, अगर उपरोक्त उद्देश्य के लिए बुलाई गई मीटिंग कोरम के अभाव में या 2/3 बहुमत के अभाव में असफल हो जाती है तो फिर ऐसी मीटिंग अगले 1 साल तक नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन ये बहुत सरल सी प्रक्रिया है, 2 साल, लेकिन गांव के लोग जानते ही नहीं। 2 साल तक ही अगर पब्लिक वॉच करने के बाद, गांव के लोग वॉच करने के बाद देखते हैं प्रधान कार्य ठीक नहीं कर रहा है तो ये उसको निकाल सकते। लेकिन ये जो निष्कासन की प्रक्रिया है, मध्यावधि चुनाव की गांव पंचायतों के लिए प्रक्रिया है, वह इनहेरेंट है ये कि राइट पहले भी विधानसभा या लोकसभा भंग हो सकती है ऑटोमेटिक तरीके से, नेचुरल रेमेडी के रूप में। वो कैसे होता है? जैसे मैंने कहा, अगर हमारी विधानसभाएं या लोकसभा त्रिशंकु आती है तो अगर त्रिशंकु में लोगों को मिलजुल करके अपने तमाम सारे स्वार्थों को दबा करके सरकार के लिए एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है, जाति धर्म ये सब दरकिनार करके एक एक सीट, एक एक संख्या अपनी बढ़ाने के लिए किस किस तरह से अपने को सुधारना पड़ता है। और अगर सुधारने के बाद एक मिलीजुली सरकार बन भी जाती है तो वह अतिवादी नहीं हो सकती है। वो किसी मामले में एक्सट्रीम गड़बड़ी नहीं कर सकती। छोटे मोटे गड़बड़ियाँ भले करे, एक्सट्रीम गड़बड़ी जिस दिन करने लगती है तो उसके जो घटक दल हैं वो इस डर में कि अगले चुनाव में हमारा क्या होगा अगर हम इस तरह की बातों का समर्थन करेंगे, तो अलग हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ त्रिशंकु सरकारें रहती हैं वहाँ काम तो बहुत तेज़ी से नहीं होता लेकिन ठीक ठाक होता है। और जहाँ कोई गड़बड़ी होने लगती है तो त्रिशंकु सरकारें 5 साल पूरी नहीं कर पाती हैं, बीच में ही बिखर जाती हैं और मध्यावधि चुनाव हो जाता है। अब मध्यावधि चुनाव हमेशा पब्लिक के लिए एक अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन पब्लिक को इतना डरा धमका करके और भ्रम में रखा जाता है कि पब्लिक ये सोचती है कि मध्यावधि चुनाव मतलब देश पर, जनता पर, अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी दबाव, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये भर गया है कि मध्यावधि चुनाव मतलब देश पर, जनता पर, प्रदेश पर संकट। लेकिन ये संकट किस पर आता है? कोई भी चुनाव या मध्यावधि चुनाव संकट होता है नेताओं पर, पार्टियों पर। उनको अपने आरामगाह से निकल करके जनता के बीच जाना होता है और कितना धन भी खर्च करना होता है। लेकिन ये जो धन खर्च कर रहे हैं, चाहे खुल करके या छिप करके, वो जाता कहाँ है? किन्हीं की तिजोरियों से जो तमाम योजनाओं के पैसे भरे पड़े हैं वही जनता तक, जमीन तक बहने लगता है। तो कोई भी पंचवर्षीय योजना वो काम नहीं करती जो कि एक चुनाव कर देता है। सबके गरीब से गरीब के चेहरे पर रौनक आ जाती है, उसको खाने पीने का मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन ये संकट आता है पार्टियों पर और जनता पर, नेताओं पर। और नेता लोग बड़े बड़े बयान करते हैं कि अरे मध्यावधि चुनाव से संकट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अखबार और मीडिया इन्हीं को कवर करते हैं और वही पढ़ सुन करके, इन्हीं की बातों के भ्रम में आ करके भोली भाली जनता, जिसको कि एक बार फिर अवसर मिला है, राइट टू रिकॉल मिला है, अगर 5 साल नहीं पूरा कर पाती विधानसभा या लोकसभा तो इसका मतलब कि पब्लिक के पास फिर जाना है, उसे फिर चुनने का मौका मिल रहा है। राइट टू रिकॉल ऑटोमेटिकली रिकॉल होकर मेरे पास पहुंच गए हैं। राइट टू रिकॉल ऑटोमेटिकली मिल गया है, जनता को एक अवसर मिला है। लेकिन उसको फिर उस अवसर को पहचानने की जगह पे, खुशी मनाने की जगह पे वो दुखी हो जाते हैं कि संकट आ गया है। और जो आर्थिक संकट की बात कही जाती है, जो भी खर्चा होता है चुनाव में, वो जनता के पास जाता है सीधे सीधे किसी की तिजोरियों में। तो देश की जनता पर या देश के अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ चुनाव का नहीं होता है। बड़े जगहों से पैसा या संसाधन बह करके जमीन तक, जनता तक बह जाता है। जनता को ही अल्टीमेट बेनिफिशियरी चुनाव का जनता ही होती है। वो बात दूसरी कि उस चुनाव के पहले फिर सड़कें भी ठीक होने लगती हैं,
और बहुत सारी और चीज़ें होने लगती हैं। महंगाई भी थोड़ी घटाने की कोशिश की जाती है। और एक बहुत बड़ा भ्रम ये भी फैलाया जाता है कि चुनाव के बाद महंगाई आती है। आप स्टैटिस्टिक्स निकाल करके देख लीजिए, हर चीज़ के प्राइसेस और चुनाव में संबंध, कभी चुनाव के बाद महंगाई नहीं आती। ये सारे भ्रम फैलाए गए हैं। तो ये सच है कि सामान्य स्वस्थ जीवंत और जिम्मेदार लोकतंत्र में यही अच्छा है होता है कि विधानसभा और सांसद अपने पूरे कार्यकाल तक बनी रहें। लेकिन यदि लोकतंत्र बीमार है, प्रत्याशी वोट देकर खरीदे जा रहे हैं, जो मैंने पहले गिनाया, तब जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव और त्रिशंकु संसद और विधानसभाएं देश के लोकतंत्र को पुनः स्वस्थ और क्रियाशील बनाने का एक स्वाभाविक उपाय हैं। कुछ लोगों का विचार है कि जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव देश के लिए हानिकारक हैं, लेकिन अपने लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए और उसके अनेक अवांछित तत्वों को साफ करने के लिए बार बार चुनावों का होना दवा के रूप में आवश्यक हो जाता है। बार बार होने वाले चुनाव हमारे लोकतंत्र को सुधारने में मदद करते हैं। ऐसे सभी चुनावों में नेताओं पर ही मुसीबत आती है, भार पड़ता है और वो शोर मचाने लगते हैं कि देश पर भारी विपत्ति आ गई या प्रदेश पर भारी विपत्ति आ गई, क्योंकि वे लोग तो हर काम देश के नाम पर ही करते हैं, लूटते हैं तो भी देश के नाम पर लूटते हैं। फलस्वरूप वे अपनी समस्या को देश की समस्या के रूप में प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। और सबसे मज़ेदार और दुखद पहलू ये है कि जिसके लिए ये बार बार होने वाले चुनाव सुअवसर हैं, वह जनता भी ये मानने लग गई है कि ये उसके लिए ख़राब हैं। ऐसा मीडिया के प्रक्षेपण के कारण होता है। प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं, वे सब नेताओं की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर यही प्रचार करते हैं कि चुनाव खराब होते हैं, देश के लिए बोझ होते हैं। अब जनता जो है, जब सब तरफ से यही सुनती है, तो वह भी इसी मिथ पर, इसी भ्रम पर विश्वास करने लग जाती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चुनाव बहुत महंगे पड़ते हैं और राजकोष पर अनावश्यक भार डालते हैं। चुनाव पर जो भी खर्च होता है, वह योजना पर होने वाले खर्चों की अपेक्षा बहुत बहुत मामूली होता है। चुनाव में सरकार कुछ हजार करोड़ खर्च करती है, जबकि योजना बनाने में प्रतिवर्ष कई लाख करोड़ का खर्च आता है। और यह सच है कि कोई भी पंचवर्षीय योजना जनता के हित में उतना काम नहीं कर पाती जितना कि एक चुनाव कर देता है। साधारण से साधारण जन के लिए इसका लाभ सचमुच छन छन कर पहुंच जाता है। धन सचमुच बहता है और जनता तक पहुंचता है। गांवों के गरीब लोगों को और शहरों में झुग्गी झोपड़ों में रहने वाले लोगों को बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। कितने जायज़ कितने नाजायज़ हैं वो बात दूसरी है, लेकिन वहाँ पहुँच जाता है। अब वहाँ जनता का कर्तव्य होता है कि जो पहुँच रहा है, मेरी गज़ल का वो शेर है कि जो दे ले लो फिर भी वोट सही प्रत्याशी को दो। कर्तव्य है, रणनीति है, बेवफाई नहीं है। गाँवों के गरीब लोगों और शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। सड़कों गलियों की मरम्मत हो जाती है। टैक्सी चलाने वाले, माइक और लाउडस्पीकर वाले, पैम्फलेट बांटने वाले, सबको चुनाव के समय काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। कभी कभी तो लोगों को साइकिल, हैंडपम्प, साड़ियाँ और अन्य अनेक ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती हैं। बार बार होने वाले चुनाव भगीरथ हैं, जो भगवान शिव के मस्तक से गंगा को उतार कर साधारण जनता तक पहुंचाते हैं। बार बार होने वाले चुनाव भगीरथ हैं, जो भगवान शिव के मस्तक से गंगा को उतार कर साधारण जनता तक पहुंचाते हैं। लोगों को खुश होना चाहिए कि गंगा उन तक पहुंची, लेकिन खुश होने के बजाय वो सुनी सुनाई और मीडिया में पढ़ी पढ़ाई बातों से दुखी होने लगते हैं। इस समय अनेक सदस्य भविष्य में आने वाले चुनाव के लिए अपने कार्यकाल में लगातार धन इकट्ठा करते रहते हैं। तो यदि उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म कर दिया जाता है, तो भ्रष्टाचार भी उसी अनुपात में घट जाएगा। और भी बार बार के चुनाव के हमेशा त्रिशंकु संसद और विधानसभाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। संसद और विधानसभा के इस प्रकार के सदनों में एक एक सदस्य के भ्रष्टाचार पोल खुलने की संभावना ज़्यादा होती है। तानाशाही की प्रवृत्ति त्रिशंकु सदनों में कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार भी कम होता है, क्योंकि त्रिशंकु सदनों में भ्रष्टाचार का खुलासा अधिक होता है। एक सुप्रीमो का शासन नहीं होता। अगर 2-3 पार्टियां मिली तो उस तीनों के
अपने अपने सिद्धांत और अध्यक्ष मिलजुल करके काम करते हैं। इन बार बार चुनाव में भारतीय चुनाव पद्धति को लोकतंत्र से संबंधित तमाम बातों में नए अनुभव होते हैं। यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता रही है कि अलग अलग मुद्दे अलग अलग चुनावों में उठते रहे हैं, पर ऐसा कोई भी एक मुद्दा नहीं है जो लगातार अब तक के हर चुनाव में उठता रहा हो। तमाम तरह के व्यर्थ और हानिकारक मसले भी उभर कर सामने आए हैं, जैसे धर्म, जाति, वर्ग, विभेद, राजवंश आदि अनेक आदि। लेकिन अच्छी बात यह कि मतदाता एक ही मुद्दे को एक या दो बार तीन बार से अधिक नहीं लेता फिर उसको, और अगले चुनाव और बाद में आने वाले चुनावों में उन मुद्दों को छोड़ देता है, उनसे घृणा करने लगता है। धर्म, जाति, धन और बल के मुद्दे अब फीके पड़ रहे हैं। धर्म वाला एक्सट्रीम पे अब तक रहा है, वो भी फीका पड़ना जा रहा है। भाग्य से अनेक अगले चुनाव में नए जोर पकड़ते हैं जो कि पिछले मुद्दों से भिन्न होते हैं। फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो खराब मुद्दे थे वे एक बार के बाद खुद ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे अब जेल में बंद ऐसे अपराधियों का चुनाव लड़ना और जीतना खत्म हो रहा है। बाहुबलियों का चुनाव में जीतना कम होता जा रहा है, जो कि पिछले 8, 10, 15, 20 सालों में बहुत ज़्यादा था। एक के बाद एक उनका आकर्षण खत्म हो रहा है और जनता एक के बाद एक इन मुद्दों की व्यर्थता को अब समझने लगी है। अब समय आ गया है कि कुछ ही जल्दी चुनावों के बाद सारे नकारात्मक और निरर्थक मुद्दे खत्म हो जाएंगे। अब ये समय आ रहा है और चुनाव में सकारात्मक मसले, आम आदमियों की समस्याएं, योग्यता, विशेष प्रतिभा और संवेदनशीलता के मसले भरपूर होंगे और ये मध्यावधि चुनाव इसमें मदद करेंगे। अगर मध्यावधि चुनाव होंगे तो ये चीज़ें पहले हो जाएंगी। जैसे री एग्जामिनेशन एक बार हो जाता है और अगर नहीं होगा तो 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तो 1-2 चुनावों के बाद तब वो जो चीज़ 20-25 साल में नॉर्मल प्रोसेस में होनी है, अगर मध्यावधि चुनाव या त्रिशंकु सरकारें बनती हैं, हंग पार्लियामेंट या असेंबली आती हैं, तो यह बात और कम आधे समय में 10 साल में ही देश और सुधर सकता है। और ये जो त्रिशंकु सरकारों की एक घटना आपको याद होगी कि बिहार में मज़े की बात यह है कि मैं उस समय नौकरी में था और वहाँ हिंदुस्तान में सरोकार करके बिहार इलेक्शंस के पहले मेरे लेख आते थे और मैं उसमें कहता था कि त्रिशंकु सरकार आएगी और ये हो सकता है किसी की सरकार न बन सके, और वही हुआ। सरकार किसी की नहीं बन पाई चुनाव के बाद और दोबारा फिर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ा। अब सोचिए कि अगर एक चुनाव हो दोबारा और सरकार ना बन पाए किसी की और दोबारा 6 महीने में चुनाव हो जाए, तो जिसने 5 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीता है वो दोबारा फिर 5 करोड़ वेस्टफुल अपना इन्वेस्टमेंट के रूप में करेगा, जहां 100% लॉस हो रहा है। जो फायदे के धंधे की जगह पे 100% जो लॉस का धंधा, अगर जो धंधा करने आए हैं राजनीति में वो हो जाएगा तो फिर चुनाव लड़ेंगे। 2-3 बार ऐसे अगर हंग असेंबलीज आ जाएं और जितने लोग करोड़ों खर्च कर करके चुनाव जीते हैं वो तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, वो पार्टियां भी और वो प्रत्याशी भी। तो वो स्वतः एक मेडिसिन है। मैं नहीं कहता कि लोकतंत्र में 5 साल या स्वस्थ लोकतंत्र में 5 साल से पहले चुनाव होना चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट्स बननी चाहिए, लेकिन वो स्टेबल गवर्नमेंट्स वो हों जो जनता की देखभाल करती हों, जनता के मुद्दे हों, संवेदनशीलता हो, सबको एक साथ देखें, वो बांटने वाली नहीं जोड़ने वाली सरकारें हों। लेकिन अगर उसकी उल्टी ऐसी बांटने वाली और लुटेरी और जाति धर्म का खेल खेलने वाली, अपने को येन केन सत्ता में ज़बरदस्ती बनाए रखने वाली सरकारें हों, तो वहाँ पर फिर बार बार चुनाव ही चाहिए। जैसे कोई अगर बीमार है तो उसको कड़वी दवा देनी पड़ती है, वैसे ये कड़वी दवा भी के रूप में भी देना ज़रूरी है। तो धन और बल को चुनाव में क्यों महत्व प्राप्त होता है, पहले हम इस बात को समझ लें। दरअसल इसके अनेक कारण हैं। प्रत्याशी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं, किसी में धैर्य नहीं है। चुनाव जीतने के बाद कितना धन दांव पर लग जाता है। सांसद व विधायक निधियों की अपार धनराशि आकर्षण में बहुत लोग जी जान से चुनाव लड़ने लगते हैं। जब से सरकार के विधि निर्माण और कार्यपालिका का पक्ष एक सा हो गया है, आज हिंदुस्तान की व्यवस्था की एक खतरा ये भी है कि कार्यपालिका और विधायिका एक ही हो गए हैं। दरअसल कोई भी मंत्री चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, उसमें नियम कानून बनाने में मदद कर सकता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस ये उसके हाथ में नहीं होना चाहिए।
ये कार्यपालिका का काम है। लेकिन जब वो कार्यपालिका के भी हेड हो गए, उनका ACR लिखने लगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का, वहाँ सिस्टम ध्वस्त हो गया है। 2 पालिकाएं, मतलब कार्यपालिका ख़त्म हो गई, वो नौकर हो गई है, सर्वेंट हो गई है विधायिका की। इसलिए और ज़रूरी है कि ये जल्दी से जल्दी चुनाव हों और इनकी सत्ता डगमगाती रहे। जब से सरकार के विधि निर्माण, और जनता को उसी को वोट देना चाहिए जो प्रॉमिस करके जाए कि मैं कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को नहीं माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कमेटीज़ बनाई जाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इंस्पेक्टर तक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग चीफ मिनिस्टर कर रहा है। ये क्या तमाशा है? संविधान का खुला उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। मैंने वो किताब का जिक्र भी आपको किया था, एस यादव का, जो मेरे मित्र हैं, कि वाई आई लेफ्ट IAS। तो स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका यह स्वाभाविक, और जो स्वाभाविक इसका हल है वो यही है कि मध्यावधि चुनाव बार बार हों। जब से सरकार के विधि निर्माण और कार्यपालिका का पक्ष एक सा ही हो गया है, संसद या विधानसभाओं का सदस्य बन जाने का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। स्थानांतरण और नियुक्ति अपने आप में एक बड़ा लाभकारी उद्योग हो गया है इस देश में। स्थानांतरण और नियुक्ति अपने आप में एक बहुत लाभकारी उद्योग हो गया है इस देश में। इसलिए वे सब लोग जो जल्दी जल्दी से कुबेर बनना चाहते हैं, वे विधानसभा और संसद में प्रवेश करते ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग में लग जाते हैं। चौथा, मीडिया और विज्ञापन बहुत कम समय में, कम परिश्रम में चुनाव जिताने में बहुत सहायता करते हैं। हाँ, वहाँ पैसा ज़रूर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए जिनके पास पैसा है और जिन्होंने चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं भी किया है, वे जानते हैं कि पैसा लुटा देने से वे चुनाव जीत सकते हैं। अपने क्षेत्र में सेवा कार्य करने के विकल्प में पैसे ने जगह बना ली है। अपने कार्य में सेवा कार्य करने के विकल्प में पैसे ने जगह बना ली है। जब आवश्यकता से कहीं अधिक खर्च किया जाता है, तब महाबली लोगों का आना सामने आना स्वाभाविक है। जब आवश्यकता से कहीं अधिक खर्च किया जा रहा है, तब महाबली लोगों का सामने आना स्वाभाविक हो जाता है। महाबली लोगों को उचित पैसे देकर किराए पर ले लिया जाता है, जिससे कि निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सके। तो बाहुबलियों के सहारे, महाबलियों के सहारे चुनाव जीतना उनकी भी ज़बरदस्त जिम्मेदारी और भूमिका होने लगी है। महाबली लोगों ने जब देखा, और उसके बाद अगला स्टेप कि महाबली लोगों ने जब देखा कि हमारी ही सहायता से इन्होंने चुनाव जीता है, तब उन्होंने खुद प्रत्याशी बनकर चुनाव में भाग लेने का निश्चय कर लिया। और एक बार ऐसे लोग जहां प्रत्याशी बनकर आए और इन महाबलियों के चुनाव में भागीदारी बढ़ती चली गई, और जीतने के बाद फिर उनको हटाना और मुश्किल हो गया। तो ऐसे जो अब महाबली, बाहुबली और धनबली और तरह तरह के और बांटने वाले खेल खेलने वाले जब इन्हीं से विधानसभा और लोकसभा भर जाए, उसके बाद नेचुरल यही दवा है कि ये आपस में लड़ते रहें। और ये आपस में तभी लड़ेंगे जब स्टेबल सरकार नहीं बनेगी, त्रिशंकु असेंबली आएगी, जहाँ किसी एक का ज़बरदस्त बहुमत हो गया तो फिर वो अब उन्हीं का पूरा नियंत्रण हो जाता है व्यवस्था पर। तो धन और बाहुबली महाबलियों की आने वाली चुनावों में यदि चुनाव बीच बीच में कराए जाएं, प्रभुता समाप्त हो जाएगी। अगर मध्यावधि चुनाव होते रहें, त्रिशंकु असेंबलीज आती रहें, विधानसभाएं अपना कार्यकाल या लोकसभा अपनी कार्यकाल पूरा न कर पाए, आप खुद याद होगा कि कोई भी त्रिशंकु असेंबली या पार्लियामेंट में गड़बड़ काम ज़्यादा कभी नहीं हुए। ये जहाँ अति मेजॉरिटी मिल जाती है, वहीं पर निरंकुशता आती है और वहीं पर जनता के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। जनता बिल्कुल हार जाती है, ध्वस्त हो जाती है, तार तार हो जाती है। जनता के मुद्दे तार तार हो जाते हैं। और सरकार वो जो जनता की होनी चाहिए, संविधान ने लिखा है कि हर सरकार जनता की है, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि न होकर के पार्टियों की सरकार बन जाती है, पार्टी के आकाओं की सरकार बन जाती है, कुछ व्यक्तियों की सरकार बन जाती है। वो सारे एब्रेशंस, सारी ट्रेजिडीज शुरू हो जाती हैं जब अच्छे लोग वहाँ नहीं पहुँचते और गलत लोग इतनी मेजॉरिटी में पहुँच जाते हैं। धन और महाबलियों के आने वाले चुनावों में ये चुनाव बीच बीच में कराए जाएँ, प्रभुता समाप्त हो जाएगी। इन बार बार के चुनावों से वे लोग जो राजनीति से
इसलिए जुड़े हैं कि वे पैसे कमा सकें, विचलित हो जाएंगे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि राजनीति अब उतने फ़ायदे वाली दुधारू गाय नहीं रह गई है। और जब इस प्रकार चुनाव यूँ बार बार होने लगेंगे कि चुनाव में जो सारा धन लगेगा वो बात की कमाई से बहुत ज़्यादा होगा, तो पैसे का व्यवसाय को ही सब कुछ समझने वाले लोग राजनीति से भागने लगेंगे और दूसरे ऐसे रास्ते और फ़ायदे वाले व्यवसाय को खोजेंगे जिनसे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो ये बार बार चुनाव का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि इससे चुनाव में जीतना और राजनीति में रहना कम फायदे वाला या कभी कभी नुकसान वाला सिद्ध होने लगेगा जो व्यापारी लोग आ रहे हैं। पैसे की लंबी कमाई जहां चुनाव जीतने से हटी, माफिया वहां से अपने आप हट जाएगा। अगर चुनाव जीतने के बाद लंबी कमाई का सिलसिला बंद हुआ तो माफिया लोग जो क्विक मनी के लिए सब कुछ करते हैं वे अपने आप हट जाएंगे। वे लोग भी इसे दुधारू गाय नहीं समझेंगे और दूसरा दुधारू क्षेत्र सोचने की तरफ अपना जो तलाश में लग जाएंगे। इसी प्रकार के शीघ्र चुनाव वाली पद्धति के अन्य लाभ भी हैं। एक बार जहां पैसे का प्रवाह विलीन हुआ, चुनाव प्रचार और चुनाव विज्ञापनों पर खर्च भी अपने आप कम हो जाएगा। जहां अति पैसे का खर्चा बंद हुआ तो वहां चुनाव प्रचार और विज्ञापनों पर जो अति खर्चा हो रहा है वो भी अपने आप कम होने लगेगा। चुनाव प्रचार में खर्चा जब कम होगा तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है उनके चुने जाने की संभावना बढ़ने लगेगी। अपने आप इसके मल्टी डायमेंशनल, इनफाइनाइट डायमेंशनल इम्पैक्ट होंगे। ये दवा कहाँ कहाँ असर करेगी वो पूरी सिस्टम को शुद्ध कर देगी। तो चुनाव प्रचार में जब कम खर्च होगा तो इसका नतीजा ये होगा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है उनके चुने जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तब प्रत्याशियों के द्वारा किया गया कार्य ही केवल उनका विज्ञापन होगा। सही चुनाव पद्धति का प्रयोजन और लक्ष्य भी यही है। आजकल अच्छे लोग जिनकी अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छी छवि है और जहां वो बहुत समय से काम कर रहे हैं, चुनाव इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी पूर्व धारणा, अब लोग उससे कतराने भी लगे हैं। उनकी पूर्व धारणा है कि वे चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। उनको ये लग गया कि जब तक इतना पैसा ना खर्च करो तो चुनाव जीता ही नहीं जा सकता, तो वो धारणा भी टूटेगी। इसलिए चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पूर्व धारणा है कि वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कारण यह कि उनके पास पैसे और महाबली लोग उनका विज्ञापन और प्रचार करने के लिए नहीं है। इस प्रकार ये बार बार के चुनाव बेहतर प्रत्याशियों और सदनों के लिए, बेहतर सदस्यों के लिए रास्ता खोल देंगे। आपने देखा होगा कि लोहे की छड़ या डंडे को यदि काटने की सुविधा न हो तो कैसे उसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। क्योंकि लोहे की छड़ को अगर तोड़ना हो और काटने का कुछ नहीं सिस्टम हो तो आप उसे कैसे तोड़ते हैं। कई बार झुकाया जाता है, हर तरफ से मोड़ा जाता है, कई बार ऐसा करने से वो टूट जाता है लोहे की छड़ भी। ठीक इसी प्रकार से ये बार बार के चुनाव इस प्रकार के लोगों को सब तरफ से घुमा और झुका देंगे और अंततः वह टूट भी जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यह भी नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया या मिथक या भ्रम है। यह भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया मिथक या भ्रम है कि चुनाव के कारण दाम बढ़ते हैं। और चुनाव और महंगाई का अध्ययन करने पर आपको पता लगेगा कि महंगाई का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव नहीं थे पिछले, आप फिर भी 10 साल से लगातार महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, भले ही प्राइस इंडेक्स ना बता रहा हो। मेरी ये गज़ल का एक शेर है जो उस वाले शेर में है कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की भलाई सुनवाई नहीं है उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। और हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं बेतहाशा, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं बेतहाशा, लेकिन प्राइस इंडेक्स कह रहा है महंगाई नहीं है। प्राइस इंडेक्स, क्योंकि प्राइस इंडेक्स मैनिपुलेटेड हो जाता है। प्राइस इंडेक्स कह रहा है महंगाई नहीं है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं बेतहाशा। तो पिछले 10 साल से चुनाव नहीं है फिर भी महंगाई बढ़ रही है और इल्ज़ाम चुनाव पर दिया जा रहा है कि चुनाव होते हैं इसलिए महंगाई बढ़ती। इतने गलत कंक्लूजन्स और इतनी गलत धारणाएं फैलाई गई हैं, मतलब गलत विचारों और गलत धारणाओं का एक ज़बरदस्त कगार, विस्फोट के कगार पे खड़ा है अपना देश। अपनी आंखें इतना कभी किसी देश में कभी किसी अवस्था में किसी काल में नहीं बंद रही होंगी जितना इस देश में लोगों की आंखें आज बंद हैं। और उसका उदाहरण यह है
यूक्रेन का जो बच्चों का संकट था, उसमें ये सोशल मीडिया में ये फैलाया जा रहा था कि वो बच्चे दोषी हैं कि वो क्यों वहाँ पढ़ने गए, और सब लोग फटाफट फॉरवर्ड कर रहे हैं। कोई पढ़ता नहीं और फॉरवर्ड करता है। मतलब कितने लोग तो इतने पागल हो चुके हैं, ये मानसिक दिवालियापन है, पागलपन है कि बिना पढ़े चीज़ों को फॉरवर्ड कर देना। यह भी नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया मिथक या भ्रम है कि चुनाव के कारण दाम बढ़ते हैं, और चुनाव और महंगाई का अध्ययन करने पर आपको पता लगेगा कि महंगाई का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसके विपरीत चुनाव से तो महंगाई थोड़ा कम की तरफ जाने लगती है। पिछले कई सालों में, ख़ासतौर से 80 और 90 के दशक में, देश ने कई चुनाव जल्दी देखे हैं, लेकिन चीज़ों के दाम सामान्य रहे हैं। 60 और 70 के दशक में चुनाव अपने नियत समय पर हुए, लेकिन दाम तेज़ी से बढ़े थे। यदि चुनाव जल्दी नहीं होंगे तो भी दाम बढ़ते रहेंगे। ये किताब तो 8-9 साल पहले लिखी गई है, लेकिन देखिए घटनाएं उसी तरफ इशारा कर रही हैं जो लिखा हुआ है। यदि चुनाव जल्दी नहीं होंगे तो भी दाम बढ़ते ही रहेंगे। पिछले 8-9 साल से देखिए दाम बढ़ ही रहे हैं। महंगाई के चुनावों के अलावा अनेक अन्य कारण भी होते हैं। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, हमने किस इंडस्ट्रीज़ को से क्या फ़ायदे ले रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को फिर दाम बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी इतनी मेजॉरिटी के साथ चुनी गई सरकार, जिसको हम समझते हैं कि लगभग रिकॉर्ड बहुमत से गई थी, उसने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बदल दिया था। जो कमोडिटीज़ खाने के लिए इसेंशियल हैं, चावल, दाल, प्याज, आलू और बहुत सारी चीज़ें जो कि इसेंशियल हैं, उन्होंने घोषित कर दिया, एक्ट में चेंज कर दिया कि वो इसेंशियल नहीं है। अगर सरकारें इतनी मूर्ख हो जाएं और इतनी संवेदनहीन हो जाएं, इतनी अनरियलिस्टिक हो जाएं कि वो इसेंशियलिटी को कानून से सोचें कि कानून बदल देने से इसेंशियलिटी बदल जाएगी। अगर कोई कानून बना दे कि अब दिल, दिमाग, किडनी, ये सब इसेंशियल ऑर्गन्स नहीं हैं, ये बालों की तरह हैं, बाल और ये सब नॉन इसेंशियल आइटम्स। तो जैसे कोई बाल आपका काट सकता है, उसी तरह से अगर आप अस्पताल में जाएं और आपका ये सब निकाल ले तो कहेंगे ये तो इसेंशियल आइटम्स थे ही नहीं। तो इसेंशियलिटी नेचर तय कहती है कि इसेंशियलिटी सरकार तय करती है। और जो सरकार नेचुरल इसेंशियलिटीज़ के उल्टे कानून बनाने लगे, वो समझ लीजिए कि वो पागल है, वो लुटेरी है। और ऐसी अगर लुटेरी सरकारें आएंगी तो दाम तो वैसे ही बढ़ेंगे, उसके चुनाव से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो लेकिन दाम तेज़ी से बढ़े थे। यदि चुनाव जल्दी नहीं होंगे तो भी दाम बढ़ते ही रहेंगे। महंगाई के चुनावों के अलावा अनेक अन्य कारण भी हैं। यह तो राजनीतिक पुरोधाओं का अपना स्वार्थ है कि वे जनता को चुनावों से डराते रहते हैं, इसलिए वे इस महंगाई का कारण इसलिए वे चुनावों को महंगाई का कारण बताते हैं। मिलीजुली सरकारों के अनुभव ने विश्व में हमारी छवि को बढ़ाया ही है। मिलीजुली सरकारों के अनुभव ने विश्व में हमारी छवि को बढ़ाया ही है। वे हमारे लोकतंत्र को पूरी आस्था और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब उन्हें विश्वास है कि यह भी किसी प्रकार की यह देश किसी भी स्थिति में स्थिर रह सकता है। मिलीजुली सरकारों कार्यकाल में भी विदेशी निवेश बहुत बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर लोगों ने समझ लिया कि हमारा देश एक के बाद एक संगठित सरकारों के आने पर और ताकतवर होकर सामने आएगा। इसलिए इस बारे में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के डर निहित स्वार्थों द्वारा इसलिए बिठा दिए जाते हैं कि जिससे लोग बार बार होने चुनावों से डरते रहें, घृणा करते रहें और वो आंख बंद करके अपनी आंखों से चीज़ों को न समझ करके लहरों पर, वेब्स पर, एडवर्टीजमेंट पर, इसके आधार पर वोट देते रहें। ये मैं मानता हूँ कि जल्दी होने वाले चुनाव स्थायी समाधान नहीं है। निश्चय ही देश के पास एक दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिप्रेक्ष्य और योजना होनी चाहिए। दीर्घकालीन योजना भी होनी चाहिए और अल्पकालीन योजनाएं भी होना चाहिए। सच यही है कि सरकार में लगातार जल्दी होने वाले बदलाव दीर्घकालीन योजना के विकास में कभी कभी थोड़ा बाधा डालते हैं। लेकिन अगर हम दीर्घकालीन योजनाओं में भी और
अल्पकालीन योजनाओं में भी हमें केवल लूटने का प्रयत्न किया जा रहा हो, तब फिर मिलीजुली सरकार ही ज़रूरी है। अगर दीर्घकालीन योजनाएं भी लूटने के लिए हो रही हों, निहित स्वार्थों के लिए हो रही हों, तब अगर जनता से जुड़ाव, जनता से संवेदना के लिए नहीं कुछ किया जा रहा हो, दीर्घकालीन योजना में जनता के जो मालिक है उसको गुलाम बनाया जा रहा हो, दीर्घकालीन योजना अंतिम लक्ष्य ये हो, तब फिर सावधान होने की ज़रूरत है। और त्रिशंकु विधानसभा और लोकसभा ही हल है, दवा है, दवा के रूप में यह आवश्यक है। जनता को हर प्रकार के चुनावों को, चाहे वो स्वाभाविक हो या मध्यावधि, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यह सुअवसर है। जैसे देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, चुनाव सबसे बड़ी ज़रूरी और सकारात्मक राष्ट्रीय व संवैधानिक त्यौहार है। चुनाव सबसे बड़ा ज़रूरी और सकारात्मक राष्ट्रीय और संवैधानिक जनतांत्रिक जनसत्तात्मक त्यौहार है। जनता की शक्ति का त्यौहार है, इस जनता की शक्ति का इजहार है। तो ये बहुत ज़रूरी बातचीत है। आप इस पर, मुझे पूरा विश्वास है कि ध्यान देंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। जो मैंने कहा है उसको अपनी आँखों से, अपने अनुभवों से गहराई से समझेंगे, और अगर आपको सही लगा तो आप इसे दूर दूर तक फैलाएंगे, हर घर तक, देश के हर नागरिक तक फैलाएंगे कि वो अपनी आँख खोल करके सोचे, वो प्रवाह में मत बहे। जब जनता प्रवाह में बहती है तभी इस तरह का बहुमत आता है, लेकिन जब जनता खुली आँखों से देखने लगती है, तो अगर किसी ने काम किया है जनता के लिए तो वह तो जीत सकता है दोबारा भी। लेकिन अगर किसी ने काम नहीं किया है तो वह केवल चुनाव के एडवर्टाइजमेंट के प्रवाह में, या जाति और धर्म के प्रवाह में, या इमोशंस के प्रवाह में नहीं आएगा, और फिर ऐसी सरकारें लुटेरी नहीं आएंगी, असंवेदनशील सरकारें नहीं आएंगी। तो मेरा जो शुभकामना का कल उद्देश्य था वो यही है कि पांचों में, जब मैंने कहा जनता जी, हर त्रिशंकु विधानसभा जनता की जीत होती है। जब तक कि हम अच्छे लोगों का चुनाव करना न सीख लें, हम ये न जान लें कि हम मालिक हैं, हमें अपना सेवक चुनना है, जब तक हम भौकाल बनाने वाले और जिताऊपन की तलाश करते रहेंगे, जब तक हम स्वार्थ और जाति और धर्म के लोगों को चुनते रहेंगे उसके नाम पर, तब तक मध्यावधि चुनाव बार बार हों, यही इलाज है कि ये सब लड़ते रहें और आपको समझने का मौका मिलता रहे, आपको अपनी आंखें खोलने का मौका मिलता रहे। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको यही शुभकामना देता हूं कि आप जीतें, और आप तभी जीतेंगे। और नेता, बदमाश, गुंडे, माफिया या गलत पार्टियां, जाति धर्म पर खेलने वाली पार्टियां, या आपकी लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टियां, जो चुनाव आप जिनको जिताते हैं वो जीतने के बाद आपको प्रतिनिधि न रह करके इन पार्टियों के प्रतिनिधि हो जाते हैं, तो ये तो पार्टियों के हत्यारी हैं। ये सब हारें, आप जीतें। इसके लिए ज़रूरी है कि त्रिशंकु विधानसभाएं पांचों स्टेट्स में आएँ, ताकि नियंत्रित रहें, सेल्फ रेगुलेटेड रहें। अभी मैं प्रोफेशनल एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज सिखा रहा था, उसमें है कि नेचर में सेल्फ रेगुलेशन है। ये त्रिशंकु विधानसभाएं, ये त्रिशंकु लोकसभा, ये सेल्फ रेगुलेशन है व्यवस्थाओं का, कि आप सुरक्षित बचे रहें किसी तरह से। सेल्फ रेगुलेशन बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल रेमेडी है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। तो उससे आपको, मैं यही आपको शुभकामना दे रहा था कि बाय सेल्फ रेगुलेशन त्रिशंकु विधानसभाएं पांचों में आएँ और जनता जीते, नेता हारें, बाहुबली हारें, माफिया हारें, पूंजीपति जो करोड़ों अरबों लगा रहे हैं वो हारें, और पार्टियां हारें, आप जीतें। इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहीं समाप्त करते हैं। कल और परसों की भावगंगा नहीं होगी, अगली भावगंगा 11 तारीख को, या हो सकता है 12 को हो। तब तक चुनाव परिणाम आ चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी शुभकामना काफ़ी कुछ सही होगी, और जितने एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं सब गलत होंगे, क्योंकि ये सब भी एक तमाशा है, प्रायोजित है। कुछ तो प्रायोजित दिखाए जा रहे हैं, और कुछ जिन्होंने कुछ सच्चाई दिखाने के हौसले भी किए, जैसे NDTV वगैरह,
इस समय सोचते हैं कि चलो गलत एग्जिट पोल दिखा देने से क्या फ़र्क पड़ता है, भाजपा या सत्ता की पार्टियां थोड़ी खुश हो जाएंगी। तो इतने निहित स्वार्थ हैं कि सब के सब ने गलत दिखाया है, किसी ने सच्चाई नहीं दिखाई है। लेकिन आप जीतने जा रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है। और अब अगला अंक 12 को होगा, तब तक चुनाव परिणाम आ चुके होंगे। तो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये बात आप जितना शेयर कर सकेंगे, जितना फॉरवर्ड कर सकेंगे, करेंगे, यह बात घर घर तक पहुंचनी है और आपके अंतरात्मा तक पहुंचनी है। तभी हमारे शहीदों के सपने, जिन्होंने 8 लाख शहीद जो 1857 से 1947 तक गोलियां खाईं, फांसी के फंदे पे झूले, क्या इसी देश की इसी दुर्दशा के लिए वो सब कर रहे थे? उनकी आंखों में जो सपने थे, जिसके लिए वो मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे पे झूल रहे थे, इसी आज़ादी के, इसी व्यवस्था के लिए किसान आत्महत्याएं करें, लोगों को लूटने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट चेंज कर दिया जाए, जाति और धर्म की राजनीति की जाए, वोट खरीदे जाएं। लेकिन इसका हल यही है कि त्रिशंकु विधानसभाएं आएँ, कुछ सालों तक लगातार बार बार, जैसे ज़मीन को फसल के लिए पहले जोता जाता है, फिर हिंगाया जाता है। हम किसान के बेटे रहे, हमने खुद किया है। तो जैसे ये सब होता है, ताकि जितने ढेले हैं वो टूट जाएं और भुरभुरी मिट्टी हो जाए और वहाँ फसल आए, वैसे लोकतंत्र की मिट्टी को यहाँ के उसके बीज उगाने के लिए हमें सारे ढेलों को तोड़ना पड़ेगा। और जो हमारे ये बाधा हैं हमारी फसलों में, और ये ढेले चाहे जाति के हों, चाहे धर्म के हों, और चाहे स्वार्थ के हों, चाहे माफियाओं के हों, चाहे पार्टियों के हों, ये सब ढेले हैं, इनको टूटना होगा। और इसीलिए त्रिशंकु विधानसभाएं या त्रिशंकु लोक संसद इन ढेलों को तोड़ने में भी एक नेचुरल तरीका है और एक स्वाभाविक तरीका है, एक प्राकृतिक तरीका है, नेचुरल बैलेंस लाने का है। इसके जो भी नुकसान बताए जाते हैं वह केवल निहित स्वार्थ वाले पार्टियों द्वारा या उन लोगों द्वारा बताए जाते हैं, और मीडिया ज़बरदस्ती उन्हीं को छापती है, आपकी आवाज़ नहीं छापती है। वो सब के सब निहित स्वार्थ में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो सभी टूटेंगे, आप जीतेंगे, लेकिन वो तभी जब त्रिशंकु सरकारें आएंगी दवा के रूप में। वो परमानेंट नहीं है। 10-20 साल तक इस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश हो जाने दीजिए, लोकतंत्र को जन जन तक पहुंच जाने दीजिए, आप अपने को शक्तिशाली महसूस करने लगिए। आप प्रजातंत्र की जगह पे अपने को लोकतंत्र मानिए, जहां आप मालिक हैं, आप प्रजा नहीं हैं, आप अपने सेवक चुनेंगे। जब तक वो स्थिति ना आए तब तक बार बार का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, दवा के रूप में देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर एक बार आज आपको इन एग्ज़िट पोलों को देखने के बाद भी वही शुभकामना रिपीट करता हुआ कि आप जीतें और बाकी जितने अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं सब हारें। और आशा है कि आज की बातचीत इतनी विस्तार से रही और आपके अंदर तक इतनी गई होगी कि अब आपको फिर ये सवाल आशुतोष जी को और आपको नहीं पूछना होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपको चुनाव में परिणाम भी अच्छे मिले।